हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा। फ्रेंड, आज हमारी फिजिक्स की 4th क्लास है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है हमारा ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 2 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हमारा सही आंसर है फ्रेंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ये कहेंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही जल का घनत्व अधिक क्यों होता है? ये बात एक बार दिमाग में आती है तो हम बताते हैं कि ये पानी की विशेषता है फ्रेंड कि उसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मिलता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण ही हो पाता है। ये क्वेश्चन देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। आप लोग अच्छे से सारा क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन है हमारा ए समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, बी समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। जैसा कि हम आपको बता दें फ्रेंड कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन पिछली वीडियो में बताया था। उसको पढ़ने के बाद अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड सी वाला, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदी के पानी के घनत्व से समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरने वाला व्यक्ति बड़ा उत्प्लावन बल अनुभव करता है, क्योंकि उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। अतः नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र की पानी में आसानी से तैर पाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका है। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। हम यही आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग मेरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन है हमारा ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है। अगर फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बोलिएगा कि हाँ इसके बारे में बता दीजिए। ऐसे तो हम इसका सही ऑप्शन बस बता दे रहे हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऑप्शन है हमारा ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, बी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, सी ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही आंसर है फ्रेंड ए वाला, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। अब हमारा क्वेश्चन ए वाला ही क्यों सही है, बी वाला, सी वाला और डी वाला क्यों नहीं सही है? तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। जब हवाई जहाज में यात्रा के दौरान अत्यधिक ऊंचाई बढ़ने से हवाई जहाज में यात्रा के दौरान अत्यधिक ऊंचाई बढ़ने से एयर प्रेशर, वायुदाब और गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी में कमी आती है। कह सकते हैं कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता, जिससे सारी वस्तु हमारी फ्री ग्रेविटी में आ जाती है।
फ्री ग्रेविटी में आने के कारण ही फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है और फैलने लगती है। तो आप एक बार ये कहेंगे फ्रेंड कि वायुदाब क्या होता है, तो आइए 1 मिनट के लिए आपको ये भी बता दें वायुदाब क्या है। वायुदाब जो होता है वो वायुमंडल वायु का ढेर है। वायु का यह ढेर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है। इस कारण इसमें वजन है, भार है। अब फ्रेंड आपके दिमाग में ये भी बातें आ रही होंगी कि ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी क्या होता है, जो मैं बार बार बोले जा रही हूँ। तो आपको ये ग्रेविटी भी बता देते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पदार्थ, वस्तु या कणों के बीच मौजूद एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल न सिर्फ पृथ्वी और वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूद हर पदार्थ या वस्तु के बीच में विद्यमान है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं फ्रेंड, जब हम हवा में उछलते हैं तो उड़ क्यों नहीं पाते हैं? उड़ जाना चाहिए हमें, क्यों हम जमीन पे गिर जाते हैं? तो कह सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान मनुष्य से ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी मनुष्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं ज़्यादा है। और यही रीजन है कि जब हम हवा में उछलते हैं तो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें वापस अपनी ओर खींच लेती है और हमारा मास और गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण हम पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। देखिए फ्रेंड, पृथ्वी को कोई खींचता है तो कौन खींचता है? पृथ्वी को अगर अपनी ओर खींचता है तो सूर्य खींचता है, क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान मतलब मास पृथ्वी से कहीं ज़्यादा है। और यही कारण है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है हम पर भी पड़ता है, लेकिन वह बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोग सूर्य से दूर हैं, इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं। हम बस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के नज़दीक हैं या समीप हैं। तो आइए फ्रेंड इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका है। हम यही आशा करते हैं फ्रेंड कि हमारा क्वेश्चन बताया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? ऑप्शन है हमारा ए 0.5% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 0.5% कम हो जाएगा, डी 2% कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो IAS 2003 में पूछा जा चुका है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड? एक्सेलरेशन ग्रेविटी G proportional to 1/RE²। तो यही G का मान हमें ज्ञात करना है। अब G इक्वल टू हम करेंगे GME/RE², वेयर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ME मास ऑफ अर्थ, और RE जो है रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया, सब तो पता हो गया फ्रेंड आपको। अब G इक्वल टू GME/RE² है। तो इसमें से हमारा कह रहा है द्रव्यमान वही रहे,
तो द्रव्यमान वही रहे और गुरुत्वाकर्षण है ही नियतांक, तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। लेट अस GME इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो G इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड हमारा 1/RE² या फिर और RE की पावर -2। अब कहा है प्रतिशत परिवर्तन बोला है परिवर्तन, तो हो जाएगा डेल्टा G/G इज इक्वल टू R और कर सकते हैं रेशो इज इक्वल टू -2 डेल्टा RE/R रेशो। और जहाँ पे बोल रहे हैं हमारी त्रिज्या जो है 1% कम हो जाएगी, मतलब घट रही है, तो हमारा R बराबर हो जाएगा। चलिए आते टाइम हम R का मान रखते हैं, या कर लेते हैं -2 इंटू -1 डेल्टा G/G इक्वल टू, प्रतिशत हटा देते हैं, परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 2%। तो हमारा सही आंसर है फ्रेंड 2% बढ़ जाएगी। आई होप दैट फ्रेंड मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, या मेरा समझाया हुआ हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन फ्रेंड।